हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में मुगलों का पूर्वाग्रह था। और इसको विस्तार में जानने के लिए आपको निवेदन करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले और ऐसी वीडियो देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में मुगलों का पूर्वाग्रह था? उत्तर हाँ, लेकिन मुसलमान नहीं। अधिकांश मानक पाठ्य पुस्तकों में दिल्ली सल्तनत की कहानी को मुख्य कथा के रूप में प्रधानता दी गई है, जबकि दक्षिण और पूर्व में समानांतर साम्राज्यों को क्षेत्रीय राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दरबार में मुगल सम्राट कला के सैन डिएगो संग्रहालय कई लोग आज तर्क दे रहे हैं कि भारतीय स्कूलों में इतिहास के पाठ्यक्रम का पालन मध्यकालीन भारतीय इस्लामी साम्राज्यों जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की उपलब्धियों पर अधिक जोर देता है। इसके विपरीत वे कहते हैं समकालीन गैर मुस्लिम राजनीति पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्वतंत्रता के बाद की सरकारें दूसरों की तुलना में एक विशिष्ट समुदाय की उपलब्धियों को उजागर करना चाहती थीं। क्या यह इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पूर्वाग्रह का परिणाम था, जैसा कि अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई लोगों ने संकेत दिया है, या यह उस तरह का एक पैटर्न था जिस तरह से औपनिवेशिक इतिहासकारों ने इतिहास लेखन के लिए संपर्क किया था? इस मुद्दे को एक अलग नजरिए से देखना उपयोगी साबित हो सकता है। पाठ्यपुस्तकें बड़े साम्राज्यों को प्राथमिकता क्यों देती हैं? भारत के इतिहास पर पाठ्यक्रम बड़े पैमाने पर, कम से कम अभी हाल तक, बड़े क्षेत्रीय रूप से एकीकृत केंद्रीकृत राज्यों या साम्राज्यों के आख्यानों पर केंद्रित थे। अधिकांश इतिहास पाठ्यपुस्तकों के सामग्री पृष्ठ पर एक सरसरी नजर डालने से मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे अध्याय के नाम सामने आएंगे। हमें पूछना चाहिए कि यह सिलेबस किसने बनाया? आज हम जिस विशिष्ट रूप में इतिहास का अध्ययन करते हैं, एक संरचित अकादमिक अनुशासन के रूप में, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार का निर्माण था, जो भारत में औपचारिक इतिहास पाठ्यक्रम बनाने वाला पहला था। यह सरकार काफी स्वाभाविक रूप से राजनीतिक इतिहास के यूरोपीय विचारों से गहराई से प्रभावित थी। राष्ट्र राज्य की अवधारणा एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार की परिभाषित विशेषताओं के साथ एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली एक बड़ी सेना द्वारा संरक्षित एक अच्छी तरह से परिभाषित सीमा के साथ 15वीं शताब्दी में यूरोप में उभरी। यह जल्द ही अधिकांश यूरोपीय लोगों के लिए आदर्श राजनीतिक मॉडल बन गया। इसलिए जब ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारत के इतिहास का दस्तावेजीकरण करना शुरू किया तो उसने अतीत को इस आदर्श के चश्मे से देखा। चूंकि बड़े प्रादेशिक साम्राज्यों को राजव्यवस्था के सबसे उन्नत रूप के रूप में देखा जाता था, इसलिए उन्हें औपनिवेशिक पाठ्यक्रम में सबसे अधिक ध्यान दिया गया। ऐसे समय जब भारत में कई छोटी छोटी राजव्यवस्थाओं का शासन था, उन्हें नकारात्मक रूप से देखा जाता था। दुर्भाग्यपूर्ण अंतराल के रूप में जब एक साम्राज्य का पतन हो गया था और दूसरे के उदय की प्रतीक्षा की जा रही थी, यह शायद यह समझा सकता है कि इतिहासकारों ने बड़ी सेनाओं और साम्राज्यों के बारे में लिखने की ओर झुकाव क्यों किया, जिससे इतिहास में एक मनोरम नाटक का निर्माण हुआ। बड़े साम्राज्य ज्यादातर उत्तर भारत में थे। उल्लिखित सभी साम्राज्यों को जोड़ने वाला सामान्य सूत्र यह है कि उनका मूल क्षेत्र गंगा के मैदान, दिल्ली, आगरा क्षेत्र, पाटलिपुत्र में स्थित है। इस मुख्य क्षेत्र से उन्होंने विशाल साम्राज्य बनाने के लिए बाहर की ओर विस्तार किया। कुछ ने उपमहाद्वीप मुगलों और उससे आगे मौर्यों तक फैलाया। अन्य ज्यादातर उत्तर भारत में स्थित थे और अधिक क्षेत्रों को समय समय पर प्राप्त या खो दिया गया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस क्षेत्र ने उनका आधार बनाया वह गंगा का मैदान था, एक विशाल समतल जलोढ़ मैदान, कभी कभी सिंधु का मैदान भी शामिल था। इसके महत्वपूर्ण सैन्य निहितार्थ थे। मैदानी इलाकों में लड़ी गई एक भी लड़ाई विजेता के लिए क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करना संभव बना सकती है। कुछ और उसे उत्तर भारतीय मैदान के एक महत्वपूर्ण हिस्से का शासक बना सकते हैं। विजय प्राप्त क्षेत्र आमतौर पर सन्निहित था।
जलोढ़ मैदानों में बसे हुए किसान रहते हैं, जिनसे नियमित और उच्च राजस्व एकत्र किया जा सकता है। मैदानी इलाकों में आवाजाही में आसानी का मतलब था कि बड़े क्षेत्रों को दूर के आधार, शाही राजधानी और कुछ प्रांतीय राजधानियों से नियंत्रित किया जा सकता था। इसलिए बड़े केंद्रीकृत साम्राज्यों के निर्माण में भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण थे। उत्तर भारत में उच्च स्तर पर मौजूद कारक। एक अन्य कारक जिसने राज्यों राजवंशों के चयन को निर्धारित किया, वह था स्रोतों की उपलब्धता। औपनिवेशिक इतिहासकार फारसी 1835 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषा से परिचित थे। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के लिए बहुत से फारसी स्रोत उपलब्ध थे। इसके विपरीत अहोम साम्राज्य असम के बुर्जियों के इतिहास को लिखने के लिए आवश्यक साहित्यिक स्रोतों का 20वीं शताब्दी तक अनुवाद नहीं किया गया था। लिखित स्रोत जो औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा परिभाषित इतिहास के रूप में योग्य होंगे, चोलों के लिए भी बहुत कम है। अन्य क्षेत्र हाशिए पर उत्तर भारत के प्रति यह पूर्वाग्रह शायद ही नया हो। 1853 की शुरुआत में एक प्रभावशाली ब्रिटिश प्रशासक ने राजधानी को हिंदुस्तान में कहीं या ऊपरी गंगा के मैदान जॉर्ज कैंपबेल इंडिया एज हॉट में बी एन आउटलाइन ऑफ ए प्रपोज्ड गवर्नमेंट एंड पॉलिसी में स्थानांतरित करने के पक्ष में तर्क दिया। उन्होंने घोषणा की, हिंदुस्तान हमारी सैन्य शक्ति का केंद्र है और हमेशा होना चाहिए। वहां हम कोई प्रांतीय लड़ाई नहीं लड़ेंगे। वहां हमें साम्राज्य की सभी ताकतों को एकजुट करना होगा। इस तरह का रवैया हमारे पाठ्यक्रम में अभी भी व्याप्त है, जहां दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के आख्यानों को बड़े पैमाने पर हाशिए पर रखा गया है। मध्ययुगीन काल की अधिकांश मानक पाठ्य पुस्तकों में दिल्ली सल्तनत की कहानी को मुख्य कथा के रूप में प्रधानता दी गई है, जबकि दक्षिण और पूर्व में समकालीन राजनीति को क्षेत्रीय राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें हिंदुओं विजयनगर के साथ साथ मुसलमानों बंगाल में इलियास शाही और हुसैन शाही सल्तनत द्वारा शासित राज्य शामिल थे। 14वीं शताब्दी को मुख्य रूप से उस अवधि के रूप में देखा जाता है जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था, लेकिन यह वह समय भी है जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य अपने गौरव के शिखर पर था। चोल वंश की उपलब्धियों पर शायद ही कभी उत्तर भारतीय साम्राज्यों के लिए ध्यान दिया जाता है। औपनिवेशिक इतिहासकार दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चोल शक्ति की विजय की पर्याप्त सराहना करने में विफल रहे थे, जिसके दूरगामी आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम थे। पूर्वोत्तर में अहोम साम्राज्य का शायद ही इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उल्लेख मिलता है। स्कूल के इतिहास के पाठ्यक्रम की संरचना और सामग्री पर एक नया नजर डालना आवश्यक है, जो भारत के जटिल और विविध राजनीतिक आख्यानों को उचित महत्व देता है। यह एक आसान काम नहीं होगा, लेकिन कठोर अकादमिक शोध, विशेष रूप से गैर साहित्यिक स्रोतों पर नए दृष्टिकोणों को शामिल करना, सही दिशा में एक कदम होगा। Thanks for watching TSF72. Please do subscribe, like, share and comment. Don't forget to press the bell icon.